हेलो दोस्तों, मैं मधुमिता मजुमदार स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बिल्कुल इजी वे में बताने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इस चैप्टर में सबसे पहले हम तीन बेसिक चीज़ों को जानेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये ग्रेच्युटी एक्ट लाने का इंटेंशन क्या है, एम क्या है इसका। सेकंड है एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट जो है किस किस जगहों पर या किन किन जगहों पर एप्लीकेबल है। और लास्ट है केम इनटू फोर्स, कि इस एक्ट को प्रॉपरली कब लाया गया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लाने का मेन उद्देश्य क्या था। पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एक ऐसा पेमेंट, ग्रेच्युटी एक ऐसा पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों को देता है। कब देता है? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब सर्विस की समाप्ति हो जाए तब। सर्विस की समाप्ति किन किन कारणों से हो सकती है? या तो रिटायरमेंट हो जाए एम्प्लॉय का, या तो वो सुपर एनुएशन की कैटेगरी में आए। सुपर एनुएशन मीन्स पेंशन स्कीम। और या तो फिर उसने रेजिग्नेशन ले लिया हो, इस्तीफा। आपने किसी कंपनी में साल भर काम किया और फिर आपने इस्तीफा दे दिया और आपको ग्रेच्युटी मिलने लगेगा, ऐसा नहीं है बब्बा। इसमें भी सर्टेन कुछ कंडीशंस हैं जो कि आगे चल के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन तीन कारणों की वजह से ग्रेच्युटी एक्ट को लाया गया, ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो, सुपर एनुएशन हो या रेजिग्नेशन हो, उस समय ग्रेच्युटी मिलेगा एम्प्लॉय को। इसे हम ओल्ड एज रिटायरमेंट सोशल बेनिफिट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है। होल ऑफ इंडिया, ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल है। एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनीज में भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ऐसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 12 महीनों के अंदर 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हो, काम कर रहे हो विद एड्स ऑफ पावर, यहाँ पे भी आपका ये ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स के अंदर, अगर ऐसा कंडीशन है तो। ऐसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो विद इन 12 मंथ्स विदाउट एड्स ऑफ पावर, अगर ये कंडीशन पूरी करता है कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पे भी ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट कहा गया है कि ये जो पूरा पावर है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, कि वो किसी को भी एग्जेम्पशन दे सकता है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को। अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इन सब कैटेगरीज में नहीं आता तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर वो चाहे तो वो किसी को भी एग्जेम्पशन दे सकता है, छूट दे सकता है कि हाँ आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आ सकते हो। अगर आपके पास ये सब क्वालिटीज़ नहीं भी हैं तो भी आप आ सकते हो, लेकिन वो पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। और लास्ट पॉइंट है हमारा केम इनटू फोर्स, कि ये जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है वो एक्चुअली कब से एप्लीकेबल हुआ? 16 सितंबर 1972, इस डेट से ये एक्ट जो है पूरा पूरी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इन डेफिनेशंस को पूछा गया है। सबसे पहला डेफिनेशन है एम्प्लॉय, कि द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉय किसे कहा गया, कर्मचारी किसे कहा गया है। ये है जो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंतर्गत आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में एम्प्लॉय किसे कहा गया है? एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, किसी भी व्यक्ति को हम एम्प्लॉय कह सकते हैं, लेकिन एक अप्रेंटिस को हम एम्प्लॉय नहीं कह सकते। अप्रेंटिस मीन्स जो ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स आते हैं उन्हें कहा गया है। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म है वो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड होना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कनेक्शन किस काम से होना चाहिए? वर्क ऑफ फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट। ये मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी में भी बता दिया था। अगला पॉइंट कहा गया है टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो एम्प्लॉय, टीचर्स को भी एम्प्लॉय माना गया है यहाँ पे। और लास्ट कहा गया है कि डज नॉट इंक्लूड पर्सन होल्ड पोस्ट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ पोस्ट आते हैं, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो उसे एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अगला डेफिनेशन है फैमिली। फैमिली किसे कहा गया है ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर ये डेफिनेशन आता है। फैमिली इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय शैल कंसिस्ट ऑफ, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। अगर एम्प्लॉय मेल है तो उनकी वाइफ, और अगर एम्प्लॉय अगर फीमेल है तो
उनके हस्बैंड फैमिली का हिस्सा हैं। दूसरा है एम्प्लॉय के बच्चे वेदर मैरिड और नॉट, शादीशुदा हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय के बच्चे फैमिली का हिस्सा है। थर्ड है एम्प्लॉय के पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ऑफ इन लॉज, अगर एम्प्लॉय शादीशुदा है तो उनके वाइफ के माता पिता भी फैमिली का हिस्सा है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट है कि कोई भी एम्प्लॉय कि घर में अगर कोई विडो है, विधवा है, तो उनके पूर्वकृत बेटे के बच्चे भी शामिल होंगे। इट मीन्स कि अगर उनका कोई विडो का बेटा है और अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी फैमिली का हिस्सा होंगे। अगला पॉइंट है एनी चाइल्ड लॉफुली अडॉप्टेड बाय हिम, अगर एम्प्लॉय ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो उसके परिवार में शामिल होगा। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय द्वारा गोद लिए गए किसी भी बच्चे को उसके परिवार में शामिल माना जाएगा। ऐसे बच्चे को नेचुरल माता पिता के परिवार से बाहर रखा जाएगा, एक्सक्लूडेड। ठीक है, जो उसके असली माता पिता है, नेचुरल माता पिता है, उससे उसको बाहर रखा जाएगा। मीन्स चाइल्ड जो भी लॉफुली अडॉप्टेड किए जाएंगे एम्प्लॉय के द्वारा वो फैमिली का हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा फैमिली का डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है वेजेस की। इस चैप्टर में वेजेस किसे कहा गया है या वेजेस का डेफिनेशन क्या है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन एस में डिफाइन किया गया है। वेजेस किसे कहा गया है, ऑल अर्न आइदर ऑन ड्यूटी और लीव, जितना भी हमने कमाया है ड्यूटी पे रह के या तो फिर छुट्टी में, ठीक है, उनको इंक्लूड करेंगे प्लस डियरनेस अलाउंस। और इसमें वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, एनी बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस एंड एनी अदर अलाउंस, ये चीज़ें वेजेस में नहीं आती। ठीक है, वेजेस में क्या आता है, ऑल अर्न, सारे जितने भी हमने अर्न किए ड्यूटी में और लीव में रह के, एंड डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को ऐड करने पे वेज आएगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है कंटिन्यूस सर्विस, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कभी 4 मार्क्स तो कभी 6 मार्क्स को लेके ये दे देता है क्वेश्चन। कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है, ये जो है हमारा सेक्शन 2A के अंतर्गत आता है। कंटिन्यूस सर्विस, नाम से ही पता चल रहा है जो सर्विस कंटिन्यू हो बिना रुके, है ना, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि कंटिन्यूस सर्विस मीन्स एन अनइंटरप्टेड सर्विस, जो सर्विस इंटरप्ट ना हो, विदाउट ब्रेकिंग वो सर्विस चलता ही रहे। लेकिन उन सर्विसेज में कुछ चीज़ें जो हैं शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, सिकनेस, एक्सीडेंट लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये चीज़ें जो है ना इसमें इंक्लूड है। क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो फिर भी उस सर्विस का हिस्सा होता है, सर्विस चलती रहती है उसकी, ऐसा तो नहीं है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, है ना, ये लीव ले सकता है वो। तो यही इस चीज़ में कहा गया है कि कंटिन्यूस सर्विस का ये पार्ट है। ठीक है, इंक्लूड है कंटिन्यूस सर्विस में ये चीज़ें। कंटिन्यूस सर्विस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। अभी हम क्लॉज 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्लॉज 1 में नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात की गई है। नॉन सीजनल मतलब गैर मौसमी स्थापना, ये सीजन के हिसाब से नहीं होती, है ना, ठंडी, गर्मी, बरसात ऐसे नहीं आती, ये चलती रहती है, नॉन सीजनल है। नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में कहा गया है कि ये क्लॉज 1 में आते हैं ये सारे, और इनको कंटिन्यूस सर्विस मान लिया जाएगा। अगर ये इसमें ना भी हो, सिकनेस, एक्सीडेंट लीव, ले ऑफ इसमें इंक्लूड ना भी हो, लेकिन इसे कंटिन्यूस सर्विस मान लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट कहा गया है क्लॉज 1 में। नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 1 साल के अंदर एम्प्लॉय का 190 डेज काम करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसे वास्तविकता में 190 डेज काम किया होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं वो कंटिन्यूस सर्विस के कैटेगरी में आएगा। लेकिन 190 डेज काम किस किस केस पे किया होना चाहिए, पहला केस कह रहा है या तो वो एम्प्लॉय माइंस में एम्प्लॉयड हो, किसी कोल माइन में काम किया हो उसने 190 डेज साल भर के अंदर, तब वो इस केस में आएगा। या तो दूसरा कहा गया है कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो सप्ताह में 6 दिन से कम समय तक काम करता है, मतलब कि ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट जो सिर्फ वीक में 5 दिन चलता हो, 5 दिन वो अपना काम करता हो, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे एम्प्लॉय जो है 190 डेज अगर काम किया होगा तो वो कंटिन्यूस सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कि 240 डेज इन एनी अदर केस, किसी भी अदर केस के अंदर वो 240 दिन साल भर के अंदर उसका काम किया होना चाहिए, तब वो कंटिन्यूस सर्विस के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि 1 साल के अंदर 190 डेज किस किस केस में, एक माइंस के अंदर, या तो फिर एस्टेब्लिशमेंट विच वर्क फॉर लेस देन 6 डेज इन अ वीक, और दूसरा है 240 डेज इन एनी अदर केस। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया।
सेकेंड पॉइंट सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे जैसे साल भर की बात की गई थी, यहाँ पे 6 मंथ की बात की गई है कि 6 महीने के अंदर एम्प्लॉय का 95 डेज़ काम करना कंपलसरी है। किस किस केस में? माइन में और इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक, जो सप्ताह में 6 दिन से कम समय तक काम करता है। ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो सप्ताह में सिर्फ 5 दिन रन करता हो, ठीक है, वहाँ पे उसने अगर 95 डेज़ काम किया है 6 मंथ्स के अंदर तो एम्प्लॉय क्या है, इस कैटेगरी में आएगा। और लास्ट है 120 डेज़ इन एनी अदर केस, मीन्स 6 महीने के अंदर 120 दिन अगर एम्प्लॉय ने काम किया है तो भी वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ये तो हो गया हमारा पॉइंट ए गाइस। पॉइंट ए में ये कुछ टॉपिक थे नॉन सीजनल के। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी में कहा गया है व्हेन वी कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड फॉर एब्सेंट विल बिकम प्रेजेंट। इट मीन्स कि जब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे कि एम्प्लॉय ने कितना दिन एक्चुअली काम किया, तो ये 4 एब्सेंट जो है प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन कौन से 4 एब्सेंट? पेड लीव, ले ऑफ, टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट, मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 26 वीक्स। मतलब ये 4 चीज़ें जो हैं, अगर ये इन चीज़ों पे एम्प्लॉय अपना एब्सेंट लेता भी है, छुट्टी लेता भी है, तो वो बाद में जाके प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैटरनिटी लीव जो है वो 26 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 26 वीक से ज़्यादा है तो फिर वो इस प्रेजेंट में कैलकुलेट नहीं होंगी। तो ये टॉपिक जो है हमारा क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है। क्लॉज 1 था हमारा नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट और क्लॉज 2 है हमारा कि नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, किस 4 एब्सेंट को हम प्रेजेंट मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी। ये बी देखा हमने, सी। ये सी जो है ना, ये भी क्लॉज 1 का पार्ट है। क्लॉज 1 में हमने नॉन सीजनल देखा, उसी के साथ साथ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की भी बात की जाती है क्लॉज 1 में। इस पॉइंट को मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है इसको कि सीजनल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स जो मौसमी स्थापना होती है, ठीक है, ये सीजन वाइज चलती हैं, जैसे शुगर फैक्ट्री हो गया, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सीजनल एस्टैब्लिशमेंट को भी कंटिन्यूस सर्विस मान लिया जाएगा अगर उन्होंने एम्प्लॉय ने एक्चुअली वर्क किया होगा 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एस्टैब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन। अगर किसी एम्प्लॉय ने 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज काम किया है, ठीक है, विच द एस्टैब्लिशमेंट वाज इन ऑपरेशन, तो उसे कंटिन्यूस सर्विस मान लिया जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस सर्विस में 2 चीज़ें आती हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, ठीक है। क्लॉज 1 में हमने नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट और सीजनल एस्टैब्लिशमेंट की बात की, और क्लॉज 2 में हमने देखा कि विच 4 एब्सेंट विल बिकम प्रेजेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस सर्विस। ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। गाइज़ ये चैप्टर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूँगी गाइज़। थैंक यू गाइज़।